नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। जासूसी कथाकार और उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी की लिखी कहानी माल गोदाम में चोरी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। आज डुमरांव स्टेशन से राजप्रसाद तक बड़ी धूम है। ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के दफ्तर से तार पर तार चल रहा है। दीनापुर से डुमरांव तक सिग्नलरों का नाकोदम है। एक खबर यानी मैसेज फॉरवर्ड होते देर नहीं कि दूसरे के लिए तार बाबू टेलीग्राफ इंस्ट्रूमेंट पर रोल करते हैं। डीटीएस के ऑफिस से एक को मनसूख करने वाला, दूसरा फिर उसको कैंसिल करने वाला, तीसरा इसी तरह लगातार आर्डरों का तार लगा रहा है। होते होते कोई 20 घंटे के बाद ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के यहाँ से स्टेशन मास्टर को तार आया कि माल गोदाम जैसे का तैसा बंद रखो, जासूस जाता है। बस अब सब लोग अपने मन की घबराहट मन ही मन में दबाए जासूस की राह देखने लगे। इधर नगर में कोलाहल मचा है। विशेषर हलवाई अपनी दुकान पर बैठा पंखे के मगदल को मक्खी हाँकता हुआ कहने लगा, दादा इसी स्टेशन में मिठाई बेचते बाल पके, लेकिन ऐसी चोरी किसी बड़े बाबू के बखत में नहीं हुई। ताला चाबी सब बंद का बंद और भीतर से गांठ गायब। मगदल खरीदने वाला कहता है, कहो विशेषर, जब चाबी बाबू के पास रही तब दूसरा कौन चुरा सकता है। हलवाई कहा, चाबी रहती है तो क्या बाबू पहरा देते हैं? अरे जब गाड़ी आई, पैसेंजर से पार्सल उतरा, तभी खलासी चाबी उनसे मांग लाता है और आप खोलकर पार्सल रखता है, बंद करके चाबी बाबू के हवाले करता है। खलासी अगर निकाल ले तो बाबू क्या करेंगे? ग्राहक ने कहा, लेकिन भाई लोग कहते हैं मन भर से भी कम की गठरी थी, तब उसमें 5,000 कपड़े कैसे बंद थे। दुकान के सामने ही कड़ाही मलता हुआ मुसवा का हार आँख बदल कर और हाथ मटका कर कहता है, अरे तुम भी घच्चू हो कि आदमी, गांठ में हमारे तुम्हारे वास्ते खारुआ मार्किन थोड़े रहा। महाराज के घर शादी है, कलकत्ता से रेशमी कपड़ा साल 2 साला लोई अलुआन उसमें चालान हुआ रहा कि खेल है, कितने ही हजार का तो उसमें रेशम भरा रहा। हलवाई कहा, अरे 1000 लाख पर कुछ अचरज नहीं, न चोरी जाना अचरज है। बात यह है कि बाहर ताला बंद का बंद और भीतर गांठ नदारद है। उस रोज़ बाबू कहते हैं कि रात की पैसेंजर से एक संदूक और गांठ ही 2 ही तो उतरा था। उस घर में कोई और माल नहीं था, लेकिन सवेरे देखा गया तो उसमें से कपड़े की गांठ नदारद है और संदूक जैसी की तैसी वहाँ तहाँ पड़ी है। जहाँ गांठ थी वहाँ कुछ खर, कुछ ईंट और एक लंबा पत्थर मिला है। इतने में एक दाई माथे पर जल भरा घड़ा लिए हलवाई की दुकान में आई और सिर से उतारते उतारते बोली, ऐ दादा, कवन सा पुलिस वाला बड़ा साहब आया है। सब सिपाही दरोगा उसके आगे हाथ जोड़कर सलाम करने गए हैं। कुलदीपवा कहत रहा कि कलकत्ता से पुलिस का बड़ा साहब आया है, यही सबका मालिक है। उधर महल में मारे अमला फैला कि खमखम हो रहा है। विशेषर बोला, अरे नहीं रे पगली, जासूस आने को रहा वही आया होगा। अभी मालगाड़ी गई है ना, उसी में आया होगा। कल सवेरे ही उसके आने की खबर आई रही। ग्राहक बोला, जासूस कैसा? विशेषर ने कहा, जासूस लोग यही पुलिस वाले होते हैं। यहाँ की पुलिस जैसी वर्दी पहनती है, ये लोग वैसा नहीं पहनते। वो बिल्कुल सीधे साधे रहते हैं। उनका चपरास भी कमर में होता है, कोई देख कर नहीं पहचान सकता कि ये लोग पुलिस वाले हैं। देख रे सुखना, जरा दुकान देख, मैं भी तो देखा हूँ। इतना कहता हुआ हलवाई अपने लड़के सुखन को दुकान सौंपकर स्टेशन को चला। वहाँ माल गोदाम के दरवाजे पर लोगों की बड़ी भीड़ देखी। 2 कांस्टेबल बाहर के लोगों को अलग करने में लगे हैं। माल गोदाम का दरवाज़ा खुला है। स्टेशन मास्टर, चौकीदार और 4 खलासियों के साथ भीतर एक बाबू को सब दिखा रहे हैं। वह बाबू मालगाड़ी से अभी उतरा है। गाड़ी से उतरते ही माल गोदाम में जाकर देखा तो वहाँ एक और कुछ प्यार पड़ा है, कुछ ईंट और एक पत्थर की पटिया पड़ी है। माल गोदाम भीतर बहुत साफ है। अभी 2 ही रोज हुए, ऊपर सफ़ेदी की गई है। कमर से ऊपर ऊंचाई तक चारों ओर की दीवारों में अलकतरा पोता गया है। अब वह सूख चला है। धरती पर खूब साफ है, लेकिन जहाँ पत्थर, ईंट और खर पड़ा है वहाँ सफाई नहीं है। बाबू ने कमरे को अच्छी तरह देखकर स्टेशन मास्टर से कहा, अच्छा आप अपने आदमियों के साथ बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर तक इस गोदाम का दरवाज़ा बंद करके भीतर बैठूंगा। यही बाबू ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के भेजे हुए जासूस हैं। जैसा उन्होंने कहा, स्टेशन मास्टर ने वैसा ही किया। सब खलासी और चौकीदारों के साथ वो बाहर हो गए। बाबू ने दरवाज़ा लगाकर भीतर देखना शुरू किया। मकान की एक एक ईंट पर सनीचर की दीठ से देखने लगे।
देखते देखते दीवार पर एक जगह नज़र पड़ी। जान पड़ा कि वहाँ का रंग किसी ने पोंछ लिया है। बाबू ने पास जाकर देखा तो मालूम हुआ कि थोड़ी जगह का रंग किसी ने कपड़े से पोंछा है। उसके दाहिने बाएं भी 5 अंगुलियों के 2 जगह निशान मिले। बाबू ने अचकचाकर देखा, चेहरे का रंग बदल रहा था। थोड़ी देर बाद आप ही बोल उठे, चोर शाला जल्दी में दीवार पर गिर गया है, पीठ पर उसका रंग चफन गया है। उसको संभालने के वास्ते उसने दोनों हाथ से दीवार का सहारा लिया है। इसी से उंगलियों के साथ हथेली दीवार पर जोर से पड़ी है और दोनों हाथों का निशान बीच में कमर के दाहिने बाएं उखाड़ आया है। वहीं बड़ी देर तक खड़े बड़े बाबू साहब देखते रहे। खूब अच्छी तरह देखने पर मालूम हुआ कि उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली टूटी है या कट गई है। उसका निशान बहुत छोटा है, बाकी सब उंगलियों के निशान ठीक हैं। बाबू ने जेब से एक पॉकेट बुक निकालकर ये बात नोट कर ली। फिर उसकी नज़र आगे पीछे दाहिने बाएं चलने लगी। दरवाजे के सामने ही दीवार में दूसरा दरवाज़ा है। स्टेशन मास्टर से मालूम हुआ कि वो सदा बंद रहता है। इस वक्त रोशनी आने के लिए बाबू ने उसी को खोल रखा है। उसी की रोशनी में बाबू ये सब देख रहे हैं। नोट करने वाली पेंसिल एक हाथ में और नोटबुक दूसरे हाथ में अभी मौजूद है। बाबू की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो एकदम चेहरा खुश हो गया। किवाड़ के पास जाकर देखा तो एक पर 2 जगह 5 उंगलियों का अलकतरा पोंछा गया है, दूसरे पर धोती का रंग घिसा गया है। कितना ही घिसा जाए लेकिन छूटा नहीं है। तो भी बाएं हाथ की उंगलियों का निशान देखने से बाबू का चेहरा खिल गया। उसने देखा तो उसमें भी छोटी यानी कनिष्ठा उंगली का छोटा सा निशान है। डिटेक्टिव ने मन में कहा, चोर चाहे जो हो, लेकिन जो वहाँ दीवार पर गिरकर दोनों हाथ से संभला है उसी ने अपनी धोती और दोनों हाथ का अलकतरा दीवार पर पोंछा है और उसके बाएं हाथ की उंगली कटी या टूटी है। बस इसके सिवा उस गोदाम में और कुछ भी काम की चीज़ जासूस ने नहीं पाई। ईंट पर कोई खास निशान नहीं, न पत्थर से चोर का कुछ पता चलने वाला था। खर जो बहुत सा पड़ा था उसको इधर उधर पलटा तो उसमें 2 कागज़ पाया, एक पोस्ट कार्ड और एक हिंदी अखबार। अखबार का नाम भारत मित्र देखकर डिटेक्टिव ने आप ही आप कहा, यह खबर का कागज़ कलकत्ते का है। और पोस्ट कार्ड पर तो हिंदी में लिखा है। लिखने वाले ने बनारस शिवाला डाकघर से छोड़ा था। उस पर डाकखाने की मुहर थी। कलकत्ता पहुंचने की तारीख जब मुहर में डिटेक्टिव ने देखी तब उसने कहा, चिट्ठी देखने में जैसी पुरानी मालूम होती है, तारीख से वैसी नहीं है। पते की तरफ पढ़ा तो लच्छन कहार, केयर ऑफ सुगन चंद सोहागचंद, नंबर 37, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता लिखा था। लेकिन चिट्ठी मुड़िया मारवाड़ी में लिखी थी, बंगाली बाबू से नहीं पढ़ी गई। तब उसे जेब में रखकर उस बड़े कागज़ को देखने लगे। ऊपर ही बड़े बड़े अक्षरों में भारत मित्र छपा देखा। उसी के नीचे हाथ से किसी ने लाल रोशनाई से भारत मित्र छोटे छोटे हरफों में लिखा था। डिटेक्टिव ने उलट पलट कर अच्छी तरह देखा, लेकिन और कुछ भी काम की बात उसमें नहीं पाई। निराश होकर चाहता था कि मोड़कर उसे भी जेब के हवाले करे, लेकिन मोड़ने से पहले ही कागज़ पर एक ऐसी जगह जासूस की नज़र गई जहां हाथ से अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ देख पड़ा। मालूम हुआ कि किसी ने उस पर भी सुगनचंद सोहागचंद, नंबर 37, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता लिखा है। जिसकी चिट्ठी है उसी का अखबार भी, लेकिन अंग्रेजी जिसकी लिखी है वह अभी हरफ बनाना सीखता है। कहते हुए जासूस ने कागज़ भी जेब के हवाले किया। अब गोदाम में कुछ काम की चीज़ न पाकर वो बाहर आया। बाहर स्टेशन मास्टर बेंच पर बैठे डिटेक्टिव की राह ताकते थे। जासूस ने उनको पाकर पूछा, आप कहते हैं कि रात को गोदाम में 2 पार्सल थे, सो संदूक कहाँ है? स्टेशन मास्टर बोला, संदूक तो जिसकी थी वो ले गया। जासूस ने कहा, उसकी डिलीवरी आपने ही की है? स्टेशन मास्टर बोला, नहीं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने की है, लेकिन उसमें कुछ संदेह की बात नहीं। जैसा ताला बंद था वैसा ही पाया गया है। चाबी स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी के पास ही थी। उसी संदूक की डिलीवरी देने के लिए गोदाम खोला तो संदूक मिली, लेकिन कपड़े की गांठ नहीं थी। उसकी जगह पर ईंट पत्थर मिला। न जाने गांठ को कोई भूत उठा ले गया या जिन्न उड़ा ले गया। जासूस कहा, हाँ, उस जिन को तो मैं समझ चुका हूँ। आप अपने स्टेशन के सब नौकरों को बुलाइए, मैं सबकी सूरत देखूंगा। तुरंत ही स्टेशन मास्टर ने हुक्म दिया। खलासी, सिग्नलमैन, चौकीदार, असिस्टेंट सब जासूस के सामने हाजिर हुए। सबके कपड़े और उंगली देखने पर उस टूटी उंगली वाले का पता नहीं चला। तब सबको छोड़कर जासूस स्टेशन मास्टर को अलग ले गए और पूछा, आपके स्टेशन में ऐसा कोई आदमी आता है जिसके बाएं हाथ की उंगली टूटी हो? स्टेशन मास्टर बोला, नहीं साहब, ऐसा तो कोई आदमी यहाँ नहीं आता।
जासूस ने उनसे अपने मतलब की कोई बात पाने का भरोसा न देकर असिस्टेंटों का पीछा किया। जिसकी ड्यूटी में पार्सल आए थे और जिसने डिलीवरी दी, उनसे अलग अलग 2 बार मिलकर सब बातें पूछने से मालूम हुआ कि कपड़े की गांठ पार्सल में और संदूक लगेज में आई थी। संदूक बड़ी लंबी चौड़ी और खूब ऊंची थी। लगेज रसीद लेकर दूसरे दिन जो आदमी माल छुड़ाने आया था, वो एक भले आदमी की सूरत का था। उसको बाबू ने पहले कभी डुमराव में देखा था सो याद नहीं है। कभी की मुलाकात न होने पर भी बड़ी भलमनसाहट और नरमी से बोलता था। एक बैलगाड़ी पर कई कुलियों से अपना माल चढ़ा कर ले गया। संदूक बहुत लंबी चौड़ी है। कहने पर कुलियों ने उससे बयान किया, मुसाफिर आदमी है, सब कपड़ा लत्ता अर्तन बर्तन इसी में रखता है, इसी से इतनी बड़ी संदूक है। जिन कुलियों ने संदूक गोदाम से ले जाकर बैलगाड़ी पर चढ़ाई थी, उनसे घुमा फिरा कर पूछने पर मालूम हुआ कि वो संदूक वाला डुमराव में पहले पहल आया था। राजा साहब के यहाँ नौकरी करने के इरादे से दूसरे रोज़ दरबार में जाएगा। अभी कोई किराए का मकान लेकर ठहरेगा। संदूक बहुत बड़ी है, सब सामान साथ में रखता है। अगर जल्दी कोई किराए का मकान भी नहीं मिले तो बस्ती में किसी पेड़ के नीचे ठहर कर 2-1 दिन काट सकता है। कुलियों ने ये भी कहा कि नहीं, ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ लोगों को ठहरने के वास्ते सराय बनी है, वह चाहे तो वहाँ ठहर सकता है। इतना हाल मालूम करने पर जासूस मन ही मन सब बातों पर विचार करने लगा। उसके मन में इतनी बातें उठी, बड़ा पेचदार मामला है। गोदाम के दोनों दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई खिड़की जंगला भी नहीं है। फिर चोर कहाँ से आया? चोर नहीं आया तो क्या छोटे बाबू ने चुराया? लेकिन उस गोदाम की चाबी उसी के पास थी जो उसका मालिक है, जिस पर उसकी जवाबदेही है। जिसके पास उसकी चाबी है वो तो कभी चुरा नहीं सकता। चोर तो भीतर जरूर घुसा है। उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली टूटी थी, ये भी मालूम हुआ। लेकिन किधर से घुसा और किधर से गया, फिर गांठ की गांठ उड़ा ले गया। और अचकचाहट की बात यह है कि गांठ के बदले ईंट पत्थर और खर रख गया। ये अजब गोरख धंधे की बात है। चोर अपने साथ ईंट पत्थर और प्यार कहाँ से और क्यों लाया था, और माल चुरा कर यहाँ रखे जाने का क्या सबब है? प्यार में 2 कागज़ मिले, दोनों सुगन चंद सुहाग चंद से मतलब रखते हैं, लेकिन कार्ड पर लाछन लाल केयर ऑफ सुगन चंद सुहाग लाल लिखा है। क्या जाने ये महाजन कुछ इसका भेद जानता हो। लेकिन इस गांठ का भेजने वाला यही सुगन चंद सुहाग चंद है, तब वह चोर नहीं हो सकता। अगर सुगन चंद सुहाग चंद ही चोर है तो गांठ क्या जादू की थी जो यहाँ तक आई और माल गोदाम से गायब हो गई? इसका भेद कुछ नहीं मिलता। संदूक का मालिक तो इसमें कुछ चालाक नहीं मालूम देता। कुली से लेकर बाबू तक उसकी बढ़ाई करते हैं। वह पहले पहल डुमराव में आया है, इतनी बात कुछ संदेह की है। लेकिन इसके वास्ते इस सुगन चंद महाजन को हाथ से छोड़ना ठीक नहीं है। पहले उस महाजन को देखना और फिर लच्छन लाल की चिट्ठी पढ़ाना चाहिए। क्या जाने उससे कुछ काम बने। ये काम महाजन का तो नहीं है क्योंकि भेजने वाला वही है। अगर गांठ में ईंट पत्थर भेजकर महाराज को ठगना चाहता तो माल गोदाम से गांठ गायब होने का क्या मतलब है? किसी तरह महाजन पर संदेह नहीं जाता, लेकिन लक्षण अलबत्ते लच्छदार मालूम होता है। और अगला ये है कि चोर चाहे जो भी हो वह भेदू है। गांठ का हाल जानता था। बाहर का चोर हरगिज नहीं आया, लेकिन जानेबकार चोर बाबू के सिवाय और किसी को नहीं कह सकता, और ऐसी हालत में बाबू को चोर समझते भी कलेजा कांपता है। और अगली बात यह है कि जो हो बात बड़ी पेचदार है। चोर बड़ा ही चालाक है। उसने अपनी चतुराई से मामले के चारों ओर ऐसे मोर्चेबंदी की है कि बुद्धि को घुमाने की सांस नहीं दिखती। इसी तरह आगे पीछे दाहिने बाएं सब सोच विचार करके जासूस स्टेशन मास्टर से मिला और उसने अपने मन की तरफ दबाकर कहा, अब हम जाएंगे। स्टेशन मास्टर ने कहा, जाने के वास्ते तो डाक गाड़ी बक्सर छोड़ा है, आप उसी में जा सकते हैं। लेकिन इस चोरी का कुछ कुल किनारा आपने पाया या अंधेरे का अंधेरे में ही रहेगा? जासूस ने कहा, अभी आप इसकी कुछ बात मत पूछिए। एक ज़रूरी काम के वास्ते मैं कलकत्ते जाता हूँ, वहाँ से लौटकर आपसे मिलूँगा। स्टेशन मास्टर ने कहा, अच्छा जाइए, लेकिन बाबू साहब इतना हम कहेंगे कि स्टेशन मास्टरी में मैं बूढ़ा हो गया, अब मरने का दिन पास आया, लेकिन ऐसी चोरी कभी देखी न सुनी। जासूस ने कहा, हमको चोरी कुछ चक्करदार मालूम होती है, लेकिन इतना हम कहते हैं कि चोरी करने वाला कोई पक्का खिलाड़ी है, वह भेदी है, भीतर का हाल जानता है, बाहर से चोर नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने कहा, लेकिन गांठ की जगह ईंट पत्थर कहाँ से रख गया? वह भी ऐसे कि इस तरफ की ईंटों से नहीं मिलती। पत्थर पर भी पेटेंट स्टोन खुदा हुआ है, और ऐसा पत्थर भी हमने कभी नहीं देखा। जासूस कहा, आप कभी कलकत्ते नहीं गए?
स्टेशन मास्टर ने कहा, नहीं, कलकत्ते तो नहीं गया, कई पुश्तों से मैं भयमारी में ही रहता हूँ। जासूस ने कहा, इसी से पत्थर आपके लिए नया मालूम हुआ, ऐसी ईंटें भी कलकत्ते में बहुत काम आती हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा, तो कलकत्ते से क्या गांठ में बंद करके यही सब आया था? जासूस ने कहा, ये सब अभी आप मत पूछिए, लौट कर मैं सब बतलाऊंगा। स्टेशन मास्टर ने कहा, अच्छा, आप और सब लौट कर बताइएगा, लेकिन यह जो कहा कि चोर बाहर से नहीं आया, इसका मतलब मैंने नहीं समझा। बाहर से आपका क्या मतलब? चोर स्टेशन के आदमियों से बाहर का नहीं है या गोदाम के बाहर से नहीं आया? जासूस ने कहा, ये भी गूढ़ बात है, अब गाड़ी आती है, बाकी लौटने पर। इतने में घंटी बजी, गाड़ी इनसाइट हुई, उसी पर सवार होकर जासूस कलकत्ते को रवाना हुआ। कलकत्ता पहुंचकर जासूस सुगन चंद सुहाग चंद से मिला। महाजन से मालूम हुआ कि वो अखबार भारत मित्र मंगाया करता है, लेकिन उसको पढ़ लेने के बाद कौन कहाँ ले गया इसकी खबर नहीं रखता। पोस्ट कार्ड भी कब आया, किसके पास आया, इसका कुछ हाल मालूम नहीं। लच्छन नाम का एक कहार उस कोठी में नौकर है, वो कई रोज से बीमार होकर अपने चाचा के यहाँ गया है। उसका चाचा कहाँ रहता है इसका पता महाजन से नहीं मालूम हुआ। जासूस ने मन में कहा कि लच्छन को जो डुमराव ही में मैंने लच्छनदार समझा था, सो सचमुच यही चोर है क्या? फिर थोड़ी देर तक कुछ सोचकर महाजन से पूछा, तो उस कहार का काम कौन करता है? महाजन ने कहा, काम के वास्ते तो उसी ने अपने जान पहचान के एक आदमी को यहाँ कर दिया है, यह भी उसका कोई नातेदार है। लेकिन आप यह सब क्यों पूछते हैं, सो तो कहिए। जासूस ने कहा, मेरे पूछने का मतलब आप नहीं जानते। आपके यहाँ से कुछ माल डुमराव को चालान हुआ है। महाजन ने कहा, हाँ, चालान तो हुआ, लेकिन सुनते हैं कि वह गांठ ही गांठ किसी ने चुरा ली है। जासूस ने कहा, हाँ, चुरा तो ली है, और उसकी जगह पर ईंट पत्थर रख गया है। महाजन ने कहा, ये तो बड़े अचरज की बात है, डुमराव में भी कलकत्ते के बदमाश पहुंच गए हैं क्या? जासूस ने कहा, देखिए, कहाँ का बदमाश गया है सो तो मालूम ही हो जाएगा, लेकिन चोर बड़ा चालाक है। महाजन ने कहा, हम भी इस चोरी का सब हाल सुनकर अचकचा गए। ताला बंद का बंद और गांठ गायब। डुमराव का स्टेशन भी तो कलकत्ता हो रहा है। अब पोस्ट कार्ड पढ़ाने से मालूम हुआ कि लच्छन के बाप का लिखा है, 15 दिन में रुपया भेजने को कहता है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, फिर ज़रूरत होने पर मिलूँगा, कहकर जासूस कोठी से उतरकर चलता हुआ। डेरे पर पहुंचकर जासूस ने चिट्ठी बाँचने वाले पोस्ट पियून का रूप बनाया। कमर में चपरास और सिर पर दुरंगी पगड़ी रखी, कंधे में तोबड़ा लटकाकर खासा डाकू पियन बन गया। हाथ में छाता लिए 11 बजते बजते सुगन चंद सुहाग चंद की कोठी पर जा पहुंचा। इस बार ऊपर न जाकर नीचे ही रहा। पानी के कल पर वह कहार बर्तन मलता मिला। सामने 2 कनस्तरों में पानी भरा था। चिट्ठी बांटने वाले का रूप बनाए हुए जासूस ने उस कहार से पूछा, क्यों जी, लच्छन कुम्हार तुम्हारा ही नाम है? कहार, काहे को चिट्ठी है? डाक पियून ने कहा, चिट्ठी तो नहीं, रुपया उसके नाम बनारस से आया है। कहार बोला, तो दीजिए ना। डाक पियून ने कहा, तेरा ही नाम लच्छन है? कहार बोला, नहीं, वह हमारा ही छोटा भाई है, बनारस में उसका बाप रहता है, वो हमारा चाचा होता है, उसी ने भेजा होगा। डाक पियून ने कहा, उसका नाम क्या है? कहार ने कहा, नाम बुधई है, हमारे बाप और वो सगे भाई हैं। डाक पियून बोला, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? कहार बोला, हमारे बाप का नाम तो खेमई नाम है। डाक पियून ने कहा, अच्छा, तो वो लच्छन कहाँ है? कहार ने कहा, वो तो बीमार होकर डेरे पर पड़ा है। डाक पियून बोला, कहाँ डेरा है? कहार बोला, डेरा तो मछुआ बाजार में है। डाक पियून ने कहा, अच्छा, अगर तुम चल सको तो साथ चलो, नहीं तो हम रुपया लौटा देंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा जी, रुपया मत लौटाओ, हम चलते हैं, कहकर कहार ने झटपट बर्तन धो डाला और चट अपने एक साथी को सौंपकर डाक पियून के साथ चलता हुआ। जब दोनों मछुआ बाजार में पहुंचे तो एक मकान में जाकर कहार ने एक आदमी को दिखा दिया। उसके देखते ही डाक पियून ने कहा, क्यों लच्छन, डुमराव से कब आया? लच्छन ने कहा, मैं तो डुमराव गया ही नहीं, चाचा से कई बार कहा, वो नहीं जाने देते। जब से जन्म हुआ तब से एक बार भी बाप दादे का डीह नहीं देखा। डाक पियून ने कहा, अरे यार, हमसे क्यों छुपाते हो? अभी परसों ही डुमराव में देखा था और कहते हो गए नहीं। लच्छन कहा, तुम भी अच्छे गप्पी मिले, हम 7-8 दिन से तो इसी चारपाई पर पड़े हैं, और परसों तुमने हमको डुमराव में कैसे देखा था? अड़ोस पड़ोस वालों से भी जासूस को पता मिला कि लच्छन एक अठवाड़े से बीमार पड़ा है। बीमार भी ऐसा कि चारपाई से किसी तरह उठे तो उठे, लेकिन बाहर नहीं जा सकता। कमजोरी के मारे 10 कदम चलने के लायक भी नहीं है। अब जासूस के अकचचाने की बात आई। बात क्या है कुछ जान नहीं पड़ता। ये लच्छन तो इस लायक नहीं कि डुमराव जा सके।
तब कुछ देर तक यही मन में विचार कर जासूस ने लच्छन का कार्ड निकाल कर कहा, अच्छा लो, ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। लच्छन ने हाथ में लेकर देखा और पढ़कर कहा, अरे ये तो पुरानी चिट्ठी है, इसी महीने में आई थी। डाक पियून बोला, क्या पहले भी तुमको ये मिल चुकी थी? हाँ, ये तो बहुत दिन की आई है। अब लच्छन को अचकचाते देखकर डाक पियून ने कहा, तुमको मिली थी तो तुमने किसको दे दिया था? ये तो हमको डाक में मिली है। लच्छन ने कहा, डाक में मिली है तो क्या रूपचंद मामा ने कहीं डाक के डब्बे में तो नहीं छोड़ दिया? डाक पियून ने बोला, रूपचंद मामा कौन? लच्छन कहा, एक ठो आए थे, हम लोग तो नहीं जानते, हमारे काका भी नहीं पहचानते, लेकिन कहते थे कि मामा हैं। हमारी माँ तो मर गई इसलिए पहचान नहीं सका। ये कागज़ भी तुमने उसी को दिया था? जासूस ने भारत मित्र दिखाकर पूछा। लच्छन ने कहा, हमने तो नहीं दिया था, हमारी कोठी में आता है, खबर का कागज़ है, यही हमारे डेरे में रखा था, लेकिन मालूम नहीं इसको आपने कहाँ से पा लिया। डाक पियून ने कहा, वो मामा क्या इसी जगह ठहरे थे? लच्छन बोला, हाँ ठहरे तो यहीं थे, लेकिन कोठी में बराबर जाते थे, रात को यहीं रहते थे, दिन को न जाने कहाँ कहाँ जाते थे, मालूम नहीं। डाक पियून ने कहा, वो कब से तुम्हारे यहाँ ठहर रहे? लच्छन ने कहा, हमारे बीमार पड़ने से 7 दिन पहले ही आए थे। डाक पियून बोला, तुम्हारे बीमार पड़ने पर भी वह कोठी में बराबर जाते रहे? लच्छन कहा, हाँ कोठी तो बराबर जाते रहे। डाक पियून कहा, यहाँ से कब गए? लच्छन ने कहा, यहाँ से तो हमारे बीमार पड़ने के 2 ही दिन बाद चले गए। डाक पियून ने पूछा, तुमने उनको और भी पहले कभी देखा था? लच्छन बोला, नहीं, और तो पहले कभी नहीं देखा था। डाक पियून ने पूछा, तुम घर चलोगे? अगर चलो तो मैं तुमको बेखर्चा के ले चलूँगा। लच्छन ने कहा, हमसे चला जाएगा? चारपाई से उतरने में तो दम फूलने लगता है। डाक पियून ने कहा, हम तुमको यहाँ से बग्घी पर ले चलेंगे, वहाँ से बराबर गाड़ी पर डुमराव चलना होगा, तुमको पैदल तो चलना नहीं होगा। लच्छन बोला, सो तो है, लेकिन चाचा नहीं जाने देंगे। इतने में एक आदमी उसी कमरे में आया। उसको देखते ही लच्छन ने कहा, चाचा तो आ गए। फिर चाचा से कहा, काहे चाचा, घर जाएं? चाचा ने कहा, अरे अभी खर्चा कहाँ है? लच्छन ने कहा, खर्चा ये देते हैं। चाचा ने कहा, इनको क्या काम है? अब डाक पियून ने लच्छन के चाचा को अलग ले जाकर बहुत कुछ समझाया और 10 रुपए का एक नोट देकर कहा, तुम इसको जाने दो, घर जाएगा तो यहाँ बीमारी भी दूर हो जाएगी, देश का हवा पानी लगेगा तो सब रोग भाग जाएगा। जब खेमाई ने लच्छन से सब हाल सुना तब उसे डाक पियून को सौंप दिया। अब डाक पियून उसे अपने साथ बग्घी में बिठाकर वहाँ से चलता हुआ। दूसरे दिन डुमराव से कोस 1.5 कोस की दूरी पर दह में धोबी आछो आछो करके कपड़े धो रहे थे। किनारे पर दूर तक सुंदर सुथरे कपड़े फैले थे। एक बूढ़ा धोबी हाथ में कपड़ा सिरियाकर गा रहा था, जेहि दिन राम के जन्मवा ए भाई जी, बाजेला आवधवा में ढोल, थर थर कांपेला गरबी रवनवा पा, मुदई जन्मल मोर। बिरहा खत्म होते होते 2 आदमी इक्के पर सवार दह के पास पहुंच गए। किनारे से थोड़ी दूरी पर इक्का खड़ा हुआ। दोनों सवार उतरकर किनारे पर टहलने और कपड़ा देखने लगे। एक सवार का कद का बड़ा न बहुत छोटा है, बदन का हट्टा कट्टा जवान है, सिर पर टोपी नदारद है, बदन में कमीज के ऊपर काले सर्ज की कोट है, बड़ी बड़ी मुर्रेदार मूछों से चेहरा वीर का जान पड़ता है, चौड़े ललाट और शांत गंभीरता व्यंजक नेत्रों से बुद्धिमानी की आभा फूट पड़ती है। काली किनारे की साफ सुथरी धोती बादामी बूट पर शोभा दूनी कर रही है। हाथ में चांदी मढ़ा मलक्का बेत की छड़ी है। उम्र इस बाबू की 40 बरस की होगी। दूसरा कद में उससे लंबा, बदन का दुबला, उम्र कोई 50 बरस की होगी। दाढ़ी और मूंछ के एक बाल भी काले नहीं। सिर ऊंचे और घेरेदार मुरेठे से ढका है। भाव से बाबू का पुराना नौकर मालूम देता है। बात बात में हुजूर कहकर उस बाबू की ताजीम करता है। धोबी धोबन अचकचाने लगे कि ये 2 आदमी कौन इक्के पर आए हैं, न दह के पार जाते हैं न पीछे लौटते हैं। इसी की भावना में सब सिर झुकाए अपना काम पात पर पीटने लगे। बिरहा गाने वाले ने अपने बगल वाले से कहा, मालूम होता है डुमरी के साहू के कोई हैं, वही जाते हैं। उसने कहा, डुमरी जाते हैं तो अबेर काहे करते हैं? तीसरे ने कहा, नहीं, कहीं जाना नहीं है, कोई बड़े आदमी हैं, टहलने आए होंगे। मालूम होता है भोजपुर में किसी के घर पाहुने आए हैं। इतने में एक केवान उनके पास आ गया। उससे धोबियों ने पूछा, डुमरी जाओगे क्या भैया? एक केवान ने कहा, नहीं हो, यहीं तक घूमे आए हैं, हवा खा के स्टेशन को लौट जाएं। बस सबके मन की उकताहट मिट गई। उधर दोनों आदमी चहलकदमी करते रहे और किनारे का एक एक कपड़ा देखते जाते थे।
एक जगह एक धोती फैली पड़ी थी। उसे दिखाकर टहलने वाले ने कहा, क्यों लच्छन, वह काले दाग वाली धोती तुम पहचान सकते हो किसकी है? लच्छन ने कहा, हाँ ये तो हमारे मामा की ही है। यह पहनकर वह कलकत्ते गए थे, लेकिन इसमें जो काल दाग है सो नहीं था। चतुर पाठक पहचानते होंगे, यह वही जासूस है जो डाक पियून बनकर मछुआ बाजार में लच्छन के घर गए थे और उसे साथ लेकर डेरे पर आए। वहाँ से एक भले आदमी का रूप बनाया, साथ में लच्छन को बूढ़े के रूप में लेकर उसी दिन हावड़ा आए। गाड़ी में सवार होकर दूसरे दिन सवेरे डुमराव पहुँचे और एक्के पर सवार होकर वहाँ से दह देखने को आए हैं। उसके पीछे जो हो रहा है सो पाठक जानते हैं। लच्छन की बात सुनकर जासूस ने कहा, तुमने कभी मामा का बायां हाथ अच्छी तरह से देखा था? लच्छन ने कहा, अच्छी तरह तो देखा था, कानी अंगुली सदा बांधे रहते थे, जब तक रहे तब तक उनकी उंगली में दर्द रहा। जासूस ने मन में कहा, ठीक है, वही बदमाश यहाँ तक आया है। फिर पूछा, यह तुम कैसे जानते हो कि धोती वही है? लच्छन ने कहा, यही है साहब, इसके किनारे में बंगला लिखा है, एक ओर का आंचर फटा है, देखिए इसमें भी आंचर एक ही ओर है, लेकिन ये काला दाग नहीं था। हम बराबर उनकी धोती खींचते रहे, लेकिन काला दाग कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, कहकर जासूस वहाँ से धोबी के पास आया। उसी बिरहा गाने वाले बूढ़े से पूछा, क्यों जी, वह कपड़े किसके हैं? धोबी बोला, आप भी अच्छा पूछते हैं, वह कपड़े क्या एक आदमी के हैं? जासूस बोला, अरे वो उधर वाली किनारीदार धोती जिस पर काला दाग लगा है और एक ओर का आंचर नहीं है। धोबी बोला, वह एक मुसाफिर की है, पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते। जासूस बोला, अच्छा नाम नहीं जानते तो घर पहचानते हो? धोबी बोला, घर भी नहीं पहचानते, आज ही कपड़ा देने का वादा है, यही वह कपड़ा दे गया है और यहीं से ले भी जाएगा। जासूस बोला, कब ले जाएगा? धोबी बोला, अभी आता ही होगा, दोपहर के बाद आने को बोला था। जासूस बोला, अच्छा भाई जाने दो, उससे कुछ मत कहना, ये धोती बहुत बढ़िया है, इसी से हम मालिक का नाम जानना चाहते थे, उससे पूछते कि ऐसी बढ़िया धोती कितने दाम पर कहाँ से खरीदी गई, मालूम होता तो हम भी लेते। इसके किनारे पर बड़े रसीले दोहे लिखे हुए हैं। धोबी बोला, क्या लिखा है बाबू, हमको भी बतला दीजिए, वो रसीला दोहा याद कर लें, हमको भी इन बातों से शौक़ है, कवित्त चौपाइयाँ हम बहुत याद करते हैं। जासूस बोला, अच्छा तुमको चाह है तो लो बताए देते हैं। उस पर दोहे लिखे हैं और जासूस ने मैथिल कवि विद्यापति के पद सुना दिए। धोबी बोला, वाह बाबूजी वाह, ये तो खूब रसीला दोहा है। इतने में सामने से एक अकड़ बेग आता दिखाई दिया। धोबी ने कहा, देखो बाबू, वही आदमी धोती वाला आता है। बस इतना सुनते ही दोनों टहलने वाले वहाँ से दूर हट गए, मानो मुसाफिर हैं, धोबी से कुछ बातचीत नहीं है। उधर वह आदमी भी पास आया। उसका पहनाव पोशाक भले आदमी का है, मलमल का खूब बढ़िया कमीज है, बूताम चांदी के लगे हैं, कड़कड़ाते हुए चिकने कप और प्लेट देखने से विलायती माल मालूम देता है। कमर से नीचे आसमानी रंग की लहर मारती फरसंग डांगा की काली किनारी वाली धोती है। पाँव में काला वार्निश का चमचमाता लेसदार जूता है। हाथ में सींग की काली छड़ी है। सिर पर रेशमी मुरेठा है। आफताब से एक बड़े घर का जवान मालूम देता है। पास आ जाने पर जासूस ने देखा तो उसकी 10 अंगुलियां सही सलामत हैं। लच्छन ने भी जासूस के कान में कहा, ये तो हमारे मामा नहीं हैं। जासूस ने चुप रहो कहकर उसका मुंह बंद किया और टहलते टहलते धोती के पास आए। अकड़ बेग ने भी धोती से आते ही कहा, क्यों भी धोबी, धोती तैयार है? धोबी ने कहा, हाँ सरकार, सूखती है। अकड़ बेग ने कहा, अरे सूरज डूबता है तो भी सूखती ही है। धोबी कहा, क्या करे बाबू, तैयार तो बड़ी देर से है, आजकल का घाम ही तेज नहीं तो हम कब तक की सूख गई होती। अकड़ बेग ने कहा, हम तो स्टेशन पर से आते हैं, गाड़ी आने का वक्त हो गया, फिर कैसे बनेगा? धोबी बोला, तो बाबूजी आप ले न जाइए, सूख भी तो गया, गाड़ी के वास्ते ही तो आप देर करके आए हैं, आते ही हम अगर आपको हाथ में दे देते तो भी आप गाड़ी नहीं पा सकते थे। धोबी इतना कहता हुआ पानी में से निकला और उसकी धोती सरिया कर दे दी। उसने देखकर कहा, अजी तुमने ये दाग छुड़ाया ही नहीं। धोबी ने कहा, वह तो बाबूजी अलकतरा का दाग है, हम धोते धोते थक गए लेकिन नहीं छूटा। अकड़ बेग ने कहा, तो फिर तुम्हें इनाम कैसे दें? धोबी ने कहा, कोई धोबी इस दाग को छुड़ा दे बाबूजी, हम टांग की राह से निकल जाएं। हम लोग राज दरबार का कपड़ा धोने वाले हैं, दूसरे का तो काम ही नहीं करते। अकड़ बेग ने कहा, तो लो 2 पैसे अपनी धुलाई ले लो, अगर दाग छुड़ा देते तो हम इनाम भी देते, तुमने दाग नहीं छुड़ाया, इसी से हमारी तबीयत खुश नहीं हुई। इतने में जासूस ने घड़ी निकाल कर देखी और कहा, देखो जी लच्छन, चलो जल्दी, अब गाड़ी आना चाहती है।
लच्छन इक्के वाले को पुकारने गया। इधर जासूस ने अकड़ बेग से कहा, क्यों जनाब, आप लोग भी गाड़ी पर ही जाएंगे क्या? जासूस बोला, हाँ साहब, गाड़ी पर ही जाना है। अकड़ बेग बोला, मैं भी तो साहब गाड़ी पर ही जाने वाला था, हमारा एक साथी स्टेशन पर बैठा है। हम दोनों आदमी तैयार होकर स्टेशन पर आए, तब धोबी की याद आई। वहाँ से इक्के पर आता था। भोजपुर के नाले में आकर घोड़े ने ठोकर ली, इक्का भी गिरा, पहिया टूट गया। इक्के वालों को भी बड़ी चोट आई। भगवान की दया से मुझे चोट नहीं आई। जब देखा कि इक्का अब काम का नहीं रहा, तब उस नाले पर से पैदल आया हूँ। आप अपने इक्के पर मुझे बिठा लें तो बड़ी दया करें, मैं पैदल चलकर गाड़ी नहीं पा सकूँगा। जासूस तो चाहता ही था। पहली बार मंजूर करके कहा, कुछ परवाह नहीं, आप आइए, शरीफ की इज्जत शरीफ ही समझता है, फिर हमको भी तो उसी गाड़ी पर जाना है। इतना कहकर उसको भी उसी इक्के पर चढ़ा लिया। अब तीनों आदमी को बिठाकर इक्केवान ने घोड़ा हाँका। सड़क कच्ची थी लेकिन ठीक थी। बीच में 2-3 नाले पड़े, उनको पार करके कोई आधे घंटे में इक्का सब सवारों को लादे हुए डुमराव स्टेशन पर आ दाखिल हुआ। इक्का ज्यों ही स्टेशन के सामने खड़ा हुआ, अकड़ वेग उतर पड़ा। जासूस भी लच्छन के साथ उतरा। तीनों मुसाफिर खाने में गए। अकड़ बेग ने अपने साथी से कहा, यार बड़ी आफत में पड़ गए, इक्का बीच रास्ते में जाकर टूट गया। मैं तो वहाँ पैदल गया था, लेकिन लौटती बेर ये बाबू मिल गए, इन्हीं ने हमको अपने इक्के पर यहाँ पहुँचाया है, नहीं तो गाड़ी नहीं मिलती। लच्छन ने खूब खोपदार दाढ़ी मोछ पहना था, इसी से अकड़ बेग के साथी ने उसको नहीं पहचाना। लेकिन लच्छन ने झट पहचान कर सिर हिलाया और जासूस से आंखों का टेलीग्राम करके कह दिया कि यही हमारे मामा साहब हैं। अंधेरा हो चला था, सूर्य पश्चिम में छिप चुके थे, संध्या की तिमिर वाली छाया गहरी होती जाती थी। इतने में दूसरी घंटी बजी। गाड़ी दीख पड़ी। हरहराती हुई पैसेंजर डुमराव के स्टेशन में आ खड़ी हुई। लच्छन के मामा पहले टिकट ले चुके थे या क्या, झट इंटर क्लास में दोनों जा बैठे। जासूस ने भी भीतर जाकर इंटर क्लास के 2 टिकट लिए और उसी गाड़ी में उन दोनों के पास वाले कमरे में जा बैठे। टन 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 घंटा बजा। गाड़ी सीटी देकर चलती हुई। गाड़ी दिलदार नगर में पहुंचकर कोई 20 मिनट खड़ी रही। इतने में एक लीला हुई। देखा तो मुसाफिरों की भीड़ में बाबू सबसे टिकट ले रहे हैं। रेलवे पुलिस का एक कांस्टेबल, अरे कोई बैरन है भाई, बैरन कहकर पुकारता है। बाबू ये बैरिंग है, ये कहकर गांठ लादे और गोद में लड़का लिए मुसाफिरों को उनके हवाले किए जाते हैं। सब जब मुसाफिर चले गए, 4 रह गए। 3 हावड़े से आते हैं। एक के साथ एक छोटा सा लड़का था। एक के पास 32 सेर, दूसरे के पास 38 सेर, तीसरे के पास 33.5 सेर माल है। सब से 3-3 रुपए लेकर स्टेशन वालों ने छोड़ दिया। ये लड़के वाला हुगली से आता है, सो हुगली का पूरा महसूल उससे लिया गया। वह बारहा चिल्लाया कि बाबूजी 10 बरस का लड़का है, लेकिन बाबू ने कहा, चुप रहो सुअर, वहाँ बाबू को रुपया देकर बिना टिकट आया है। मुसाफिर ने कहा, तब तो बाबूजी आप बड़ा धर्म करते हैं, 1 रुपया वहाँ भी दिया, पूरा महसूल आप लेते हैं, तो कितना पड़ गया? बाबू ने कहा, ये तो इसी वास्ते है कि तुम फिर ऐसा नहीं करोगे। इतने में बाबू ने ऑल राइट कहा। गार्ड ने झंडी दी। गाड़ी सीटी बजाकर चलती हुई। पूछने पर मालूम हुआ कि सकलडीहा से कोई मालगाड़ी आती थी, इसी वास्ते पैसेंजर उसके आने तक ठहरी रही। गाड़ी जब सकलडीहा स्टेशन में पहुंची, मुगल सराय जब एक ही स्टेशन रह गया, लच्छन के मामा अपने साथी को जगाकर आप बेंच पर सो गए। जासूस ने घात पाकर उसके जेब में हाथ डाला। उसमें 2 रुपये छींट की एक रुमाल बांधे रखे थे। जासूस ने उसको अपनी जेब के हवाले किया, फिर हाथ दूसरी ओर के जेब में डाला। वह कुछ नीचे दबा था। हाथ डालते ही लच्छन के मामा अचकचा कर उठे और झट जासूस का हाथ पकड़ लिया। कहा, क्यों रे पाजी, चोर कहीं का, जेब में हाथ डालता है? जासूस ने कांपती जीभ से कहा, नहीं सरकार, हम चोर नहीं हैं। लच्छन के मामा बोले, ठीक है ठीक, मैं समझ गया तू चोर है, तभी डुमराव के राह से पीछा किया है। मैंने ठीक पहचाना नहीं, एक के पर चढ़कर वहाँ तक आया, तूने घात नहीं पाया तो यहाँ सो जाने पर जेब टटोलता है, तू कलकत्ते का गिरहकट है। जासूस बोला, नहीं सरकार। इतने में मामा ने अपने दूसरे जेब में हाथ डाला तो रुपया बंधी रुमाल नदारद। अब तो जकड़ कर जासूस को पकड़ा। इतने में गाड़ी मुगल सराय स्टेशन में जा खड़ी हुई। मामा जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। रेलवे पुलिस के कांस्टेबल आए, सब इंस्पेक्टर पहुंचे। देखा तो गाड़ी में एक जवान भले आदमी की पोशाक वाले को 2 आदमी पकड़े चोर चोर चिल्ला रहे हैं। एक चौथा बूढ़ा बगल में चुपचाप बैठा है। सबको पुलिस ने उतारा। पूछने पर बूढ़े ने कहा, हाँ साहब, इन्होंने उसके जेब में हाथ डाला था। जमा तलाशी लेने पर उसके जेब से रूपचंद मामा का माल मिला। अब पुलिस वालों ने उस गिरहकट को उसी दम पकड़ लिया और मुद्दई को भी दोनों गवाहों के साथ रोक रखा।
जब कांस्टेबल चोर को गारद में बंद करने के लिए ले गया तब भीतर जाकर चोर ने उससे कहा, देखो जी, हम चोर नहीं, पुलिस के आदमी हैं। चोर वही दोनों हैं, वह बूढ़ा मेरा साथी है, तुम जाकर दरोगा साहब को यहाँ भेज दो। कांस्टेबल ने कहा, क्या खूब, आप चोर औरों को बनावे, दरोगा और हम तुम्हारे नौकर हैं रे बदमाश। इतना कहकर कांस्टेबल ने आंख बदली, कुछ और मुंह से बकना चाहता था कि चोर ने अपनी कमर में एक चीज़ दिखाई। कांस्टेबल ने उसे देखते ही पीछे हटकर सलाम किया। कमर में जासूस का निशान देखकर कांस्टेबल ने पहचान लिया और आदाब से सलाम करके दरोगा साहब को बुलाया। दरोगा ने गारद में आकर कहा, क्यों जनाब, क्या मामला है? उसने कहा, मामला ऐसा है कि दोनों डुमराव स्टेशन से 5,000 का माल चुरा कर भागे जाते हैं। मैं अकेला इन दो पहलवानों से पार नहीं पाता और इन्होंने रास्ते में सकलडीहा स्टेशन से ही उतरने का इरादा किया है। तब मैंने यही सोचा कि इनका कुछ चुराना चाहिए, बस रुमाल चुरा ली, उसमें रुपए बंधे थे। जब नहीं जागा तब दूसरे पॉकेट में हाथ डालकर जगाया। जो बूढ़ा बैठा है वो मेरा कहार है। ओफ, तब तो आपने कमाल किया, माफ़ कीजिए, कहिए अब क्या करना चाहिए? अब उन दोनों को हथकड़ी भर दो। माल जो 2 गठरी में लिए हुए हैं वही माल मसरू का है। उससे साल, दुशाले, लोई, अलवान और रेशमी कपड़े हैं। सब 5,000 की गठरी महाराज के वास्ते कलकत्ते से आई थी, उसी को गोदाम से इन्होंने उड़ा लिया है। दरोगा ने कहा, हाँ हाँ, कई रोज हुए तार आया था, वही माल तो नहीं कि ताला बंद का बंद ही था और गठरी गायब हो गई? हाँ हाँ वही है, कहकर चोर रूपधारी जासूस ने कहा, उनको जल्दी गिरफ्तार करो। चोर बड़े मजबूत थे। 10 कांस्टेबल 2 हथकड़ी लिए उनके पास गए और सब इंस्पेक्टर के आंख देते ही दोनों हथकड़ी भर दी। गारद से चोर साहूकार बनकर बाहर आया। जो साहूकार बने थे वो चोर हुए। अपराध की ऐसी तुम्बा फेरी यहीं देखने में आई। अब दोनों गिरफ्तार होकर गारद में बंद हुए। दोनों की गठरी खोली गई तो दोनों में शाल, दुसाले और रेशमी कपड़े भरे थे। तार देकर सुगनचंद सुहागचंद को बुलाया गया। महाजन अपने गुमास्ते के साथ आकर माल पहचाना। एक कपड़ा भी नहीं गया था, सब फिहरिस्त के मुताबिक मिल गया। अब जासूस ने गारद में अकेले जाकर पूछा, देखो अब तो सब माल मिल गया, तुम लोग माल के साथ ही पकड़े गए, अब सच्चा हाल कह दो, कैसे चुराया था? कुछ भरोसा देने पर लच्छन के मामा ने कहा, देखो बाबू, हमने जिस तरकीब से चोरी की उससे तो तुम्हारा पकड़ना और बढ़कर है। हम लोगों को सपने में भी पकड़े जाने का डर नहीं था। अगर ऐसा समझते तो और तरकीब कर डालते, लेकिन खैर अब तो पकड़े ही गए, नहीं तो ये कहने से नहीं छूट सकते। सुनो, अब सब हाल बयान करते हैं। अब लच्छन के मामा ने कहा, हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, चोरी ही का रोजगार करने कलकत्ते पहुंचे थे। सुना था कि वहाँ पुलिस वाले बड़े चतुर होते हैं, सो यही देखने गए थे। कलकत्ते जाकर लच्छन के यहाँ पहुँचे। लच्छन का बाप बनारस में रहता है। बनारस से चलते ही उससे लच्छन का हाल उसका मशहूर महाजन सुगनचंद सुहागचंद के यहाँ नौकरी करना मालूम हो गया था। बस वहाँ जाकर लच्छन के मामा बन गए। सुगनचंद सुहागचंद की कोठी में बराबर आना जाना रहा। सब खबर नौकरों से मिलती रही। एक रोज़ मालूम हुआ कि डुमराव के राजा ने 5,000 का शाल, दुशाला, लोई, अलवान और रेशमी कपड़े मांगे हैं। मैं बराबर भेद लगाता रहा। 2 दिन पहले से मालूम हो गया कि माल परसों जाएगा और माल वहाँ से आदमी बाली ले जाएगा। वहाँ से पार्सल में रवाना होगा। हम 2 साथी थे। एक धर्मशाला में ठहरा था, उसी ने खूब लंबी चौड़ी संदूक तैयार कराई। उसमें ऊपर से बंद करने का निशान था, लेकिन भीतर से बंद होता था। मैं उसी में बैठ गया और 2-4 ईंट, एक पत्थर का टुकड़ा उसमें रखकर नीचे प्यार बिछाकर लेटा। ऊपर से भी साथी ने प्यार भर दिया और ताकि मुझे चोट न लगे। मेरे साथी ने बाबू को 1 रुपया देकर उसी कपड़े के पार्सल के साथ अपना लगेज चढ़वा दिया। आप लगेज रसीद लेकर उसी गाड़ी में सवार हुआ। रात को गाड़ी डुमराव पहुंची। लगेज रात को नहीं लिया। गोदाम में संदूक और पार्सल कपड़े की गांठ दोनों रखे गए। वहां अंधेरा था, बाहर से ताला बंद था। भीतर से मैं संदूक खोलकर बाहर निकला और कपड़े की गांठ उसमें रखकर ईंट, पत्थर, प्यार सब निकाल दिया। फिर आप भीतर बैठकर अंदर से चाबी बंद कर ली। हमारा साथी सधा ही था। आकर उसने रसीद दी और पार्सल छुड़ा ले गया। बाबू लोगों ने कुछ नाह नूह की, लेकिन उन्हें भी 1 रुपया दिया। बोझा भारी कहकर बाबू ने वजन कम करने का बखेड़ा लगाना चाहा था, लेकिन मेरे साथी ने 2 रुपया उसके वास्ते अलग से नज़र किया। अब कुछ भी रोक टोक नहीं हुआ। कुलियों को मुँह मांगा देकर संदूक छुड़ा ले गया। बाहर भोजपुर के पास नाले में जाकर गाड़ी वाले को हम लोगों ने विदा कर दिया। जब वो अपनी आशा से दूना इनाम पाकर चला गया तब मैं बाहर हुआ और संदूक को वहीं तोड़ फोड़ कर डाल दिया। गठरी के 2 हिस्से करके दोनों आदमी ने कंधे पर लिया और डुमराव की सराय में जा ठहरे। गोदाम में मेरी धोती अलकतरे से चफन गई थी, उसको धोबी को दे दिया। वो धोती हमारी समहूत की थी, इसी से उसके लिए डुमराव में ठहरे थे।
किसी ने कुछ भेद तो नहीं पाया, लेकिन मैं मन में डरता था कि यहाँ की देरी अच्छी नहीं है, सो ही हुआ। न जाने आपने कैसे पता पा लिया। जासूस बोला, गोदाम में तुमने धोती का रंग और हाथ किवाड़ में पोंछा था। चोर बोला, हाँ, जब मैं गिरा तब दोनों हाथ और पीठ में अलकतरा चफन गया था। हाथ भी किवाड़ में पोंछा था। जब छूटने का भरोसा नहीं दिखा तब संदूक में जा बैठा था। बनारस के कोतवाल ने आकर देखा तो पहचाना और कई बार का सजा पाया हुआ पुराना चोर कहा। जासूस माल के साथ दोनों को गिरफ्तार करके डुमराव ले गया। डिलीवरी करने वाले बाबू ने चोर के साथी को पहचाना, फिर उसका बयान लेकर जासूस माल के साथ दोनों को कलकत्ते ले गया। वहाँ कानून के अनुसार इन दोनों पर मुकदमा हुआ। अदालत से अपराध उनका साबित होने पर पुराना चोर होने के कारण दोनों 10-10 बरस को कैद हुए। जासूस को महाजन की ओर से 500 इनाम और सरकार से प्रशंसा पत्र मिला। अब जासूस खुश होकर दूसरे मुकदमे में तैनात हुआ। तो दोस्तों, ये था गोपाल राम गहमरी की लिखी जासूसी कहानी माल गोदाम में चोरी, और किस प्रयत्न से उस जासूस ने चोर को पकड़ने में सफलता पाई। ये बहुत ही प्रशंसनीय और जो है आश्चर्य वाली बात है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।